हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु बीएड क्लासेस। आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि बीएड एग्ज़ाम में प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखें कि अच्छे अंक प्राप्त हो। सो फ्रेंड, देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो अच्छी तरह जानते हैं, परंतु उन्हें अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो पाता। एक्चुअली इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है, राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं, या तो आपको ये पता नहीं है कि किस प्रकार से आंसर को सही तरीके से लिखें। मतलब कि ये हुआ कि आंसर की शुरुआत आप कैसे करें और इसका एंड कैसे करें। मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष सेशन। तो देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये गौर करना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। जो प्रश्न पूछा जाए आप उसी का उत्तर दें। आप पेज भरने के फिराक में बिल्कुल भी ना रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप क्या कीजिए कि देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 पेज में लिखिए और शॉर्ट का आंसर 2 से 3 पेज में लिखिए। ये काफ़ी है आंसर पूरा कंप्लीट करने के लिए। पहले आपको क्या करना है, आपको खुद में ये समझ लेना है कि क्या क्या बात और कितनी ऐड करें कि 4-5 पेज हो जाए। इससे ज़्यादा आपको लिखना बेकार है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं कि कोई प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न हो गया हमारा यहाँ पे, ये मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, देखिए ये पूरा। उसके बाद यहाँ बाल्यावस्था के प्रश्न को लिया है, जिससे आप ये पूरी तरह से समझ पाएँ किस तरह से लिखना है आपको एग्ज़ाम में कि अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो देखिए, जैसे कि कोई प्रश्न ले लिए, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था के शारीरिक विकास पर प्रकाश डालें तथा बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका सही क्रम क्या हो सकता है लिखने? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा क्या होता है? किसी वस्तु, कार्य आदि को बनाने या करने से पहले तैयार किया गया उसका ढांचा तथा किसी कार्य के मुख्य बिंदु ही रूपरेखा होता है। रूपरेखा में आपको ये लाइन मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ये क्या होता क्या है रूपरेखा। तो देखिए, रूपरेखा यही होता है। रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहला बात क्या लिखा, प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसमें बाल्यावस्था लिखेंगे। जो मुख्य बिंदु आप लिखने जा रहे हैं आंसर में, वो आप लिखेंगे। पहले प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, मैं आगे चल के बताऊंगी कि प्रस्तावना होता क्या है। उसके बाद बाल्यावस्था लिखेंगे, बाल्यावस्था की परिभाषा, बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की शारीरिक विकास, बाल्यता के विकास में विद्यालय की भूमिका। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना सभी प्रश्नों के उत्तर में बहुत ही ज़रूरी है। ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप प्रस्तावना से स्टार्ट करके निष्कर्ष तक अंत कीजिए। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें आप पूरे विस्तृत उत्तर का सार लिखेंगे। इसमें आप जितने भी उत्तर लिखने हैं, बाल्यावस्था से रिलेटेड जितने भी बात लिख रहे हैं, इसमें सारांश इसका लिखना है पूरे का। इसमें सारांश लिखने के बाद आप बाल्यावस्था को अपनी भाषा में परिभाषित कीजिए कि बाल्यावस्था क्या होता है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ बाल्यावस्था की परिभाषा अपने शब्दों में लिखेंगे। बाल्यावस्था की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लिखिए। 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, 2 या 3 आप लिखिए। इससे अगर याद रहते हैं तो आप इससे ज़्यादा लिखिए, नहीं तो 2-3 अच्छा है, इतना ही लिखिए। 2-3 मनोवैज्ञानिकों का नाम के साथ परिभाषा लिखिए। बाल्यावस्था की विशेषताएं लिख दीजिए। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछा गया है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया, थोड़ा सा बाल्यावस्था की विशेषता ऐड कर देंगे बाल्यावस्था को समझाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा और प्रभावी रहेगा ये आंसर। तो मैंने थोड़ा सा विशेषता डाल दिया है इसमें। 5-6 विशेषताएं लिखें, इसके बस पॉइंट्स लिखें, इसको एक्सप्लेन ना करें क्योंकि पूछा नहीं गया है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास लिखा है, और शारीरिक विकास में ही मानसिक विकास, संवेगात्मक सब आ जाता है। तो अब शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा सा लिख दीजिए, इससे ये शारीरिक विकास समझ में आ जाएगा। बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की भूमिका, इसमें भूमिका को समझा देंगे।
उसके बाद लास्ट में अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। भूमिका को समझाने के बाद निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। देखिए निष्कर्ष होता क्या है। निष्कर्ष किसी चीज़ का अंतिम भाग होता है, उसका अंत या परिणाम। जब आप एक पेपर लिखते हैं तो आप हमेशा अपने तर्कों को सारांशित करके और जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में निष्कर्ष निकाल समाप्त करते हैं। इसी को हम निष्कर्ष कहते हैं। पहले मैंने सारांशित करके ऊपर से जो प्रस्तावना लिखा और प्रस्तावना का वो निष्कर्ष जैसे ऊपर सारांशित किया कि मैं लिखने जा रही हूँ, उसके बाद उस बातों का निष्कर्ष आपको लास्ट में निकालना है कि मैंने क्या लिखा, ये सब बात। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रभावशाली तरीका क्या है निष्कर्ष लिखने का। देखिए पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी बात अपने उत्तर में लिखा है, निष्कर्ष उसका पूर्णतः समागम होना चाहिए। निष्कर्ष में कभी कोई नई बात का उल्लेख ना करें। आप अपने उत्तर में निष्कर्ष की समाप्ति किस कविता से कर सकते हैं। अगर आपको याद रहे तो ये कविता या पंक्ति लिखें, नहीं तो ये दोनों पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें। निष्कर्ष में कोई नई बात नहीं लाएं और उसमें आप अपने जितने भी उत्तर को लिखें अभी तक उसका एक पूर्णतः समागम छोटा सा लिख देना है उसमें निष्कर्ष में। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद अंडरलाइन देंगे। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है, यानी बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, इनमें आगे जाकर परिवर्तन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माणकारी काल यानी कि कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। शिक्षा को आरंभ करने के लिए यह अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस अवस्था को शिक्षाविद ने प्रारंभिक विद्यालय आयु एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें उसकी सर्वांगीण विकास होता है। इतना लिखने के बाद अब हम बाल्यावस्था को अपनी भाषा में परिभाषित करेंगे। बाल्यावस्था लिखेंगे एंड देन आप इसके बाद ये देख लें, मैं इसे पढ़कर नहीं सुना रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप देख लें कि बाल्यावस्था को क्या लिखना है, खुद से परिभाषित कर दें। आप देख सकते हैं आप 6 से 12 वर्ष संचय काल से 6 से 9 वर्ष और परिपक्व काल 9 से 12 वर्ष। ये कुछ नाम हो गए। गंदी आयु, स्फूर्ति आयु, खेल की आयु, देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप यहाँ आ जाएं, बाल्यावस्था की परिभाषा लिखें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। देखिए कोल एवं ब्रूस के अनुसार लिख दें, स्टेनले हॉल के अनुसार लिखते हैं, फिर कार्ल ग्रूस के अनुसार 3 लिख देना है। उसके बाद बाल्यावस्था की जो पॉइंट्स लिख दें आप। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखें। ये आप 8 पॉइंट मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं इतना। उसके बाद हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास लिखेंगे। देख सकते हैं आप बॉयज़ और गर्ल का अलग अलग आप इस तरह बना ले बॉक्स। लंबाई के अनुसार आप सारे भार दिखाएं। फिर इसमें मानसिक विकास दर्शाना है। 6 वर्ष में बालक का कितना मानसिक विकास हो जाता है, 7 वर्ष में, 8 में, 9 वर्ष में, 10, 11 और 12 वर्ष में। देख लें आप ठीक से। फिर से मैं ये दिखा देती हूँ यहाँ से। अब हम बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की भूमिका लिखेंगे। बाल्यावस्था लिखकर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे उसको, और उसके बाद इसमें बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका पूछा है, तो बाल्यावस्था को डिस्क्राइब करने के बाद हम विद्यालय को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, इस तरह देख लें आप, इस तरह आपको लिखना है। फिर विद्यालय की जो परिभाषा है वो
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, वो आप 2 पॉइंट्स लिख दें कि ओटावे के अनुसार क्या है और रॉस के अनुसार क्या है। अब यहाँ भूमिका लिखना है, उससे पहले आप भूमिका के पॉइंट्स पहले लिख लें, उसके बाद आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 9 पॉइंट्स लिखी हैं, ये देख लें, और उसके बाद हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है विद्यालय में, मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाषा के विकास पर प्रभाव यहाँ लिख लेंगे, फिर संवेगिक विकास पर प्रभाव, तार्किक चिंतन एवं प्रशिक्षण पर प्रभाव, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर प्रभाव, नेतृत्व की क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, सामाजिक विकास पर प्रभाव, और देन हम निष्कर्ष निकालेंगे। हम क्या लिखे हैं ये देखिए। तो ये हमारी हो गई पूरी बाल्यावस्था का जो मैंने क्वेश्चन के अनुसार आपको एक बोला था समझाने के लिए, वो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।